Interesting that how the science and art, these two terms are used here. I'm sure that you are going to expand on that. And decision making is something that I don't think that many people really think about. In fact, when we think of our education also, when we think of what is it that we really want our students, I'm talking from an academics point of view, when we think of students who are entering our undergraduate's degree and master's degree, what is it that we really want them to learn? Then I think decision making is one of the top most skills we think about, which is as much as about practice as it is about concepts. So I'm very much looking forward, and I'm sure our participants also are looking forward to hear you on this topic, Manish. So thank you so much for joining us today as well. And over to you now. Okay, thank you. Yeah, actually, the decision making in itself, it's such a huge science, and it also encompasses a lot of sub content subjects. I mean, you can go and do PhD in each and every of those topics, and it's not very easy to condense the science and art of decision making into a 3 hour session. I've tried to have as much information as possible. Maybe I'll have our participants, have an information overload today, which is not something that I really prefer. But let's see. As has been, discussed in the past in my classes, I would like, participation from the members. Uh, I will just actually, there's some issue with my computer for a short second. Let me stop sharing for a second. Just give me one moment because Sure, please take your time. yeah, actually this presentation is taking my all the 3 screens, which shouldn't happen. Let me change the settings so that I can see the participants. Just give me a second. ओके सो हम लोग आज जो डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से मैं पहले 2 क्लासेस में डिस्कस किया है, मैं चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसके अंदर थोड़ा सा लेट्स हैव इट इन अ सेमिनार फॉर्मेट। अगर ये सिर्फ मोनोलॉग रहेगा तो उतना इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत थियोरेटिकली हैवी टॉपिक है। और थियोरेटिकल टॉपिक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक थोड़ा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, जो कि बहुत बोरिंग समटाइम्स हो जाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। कौन सा वाला? जो प्रेजेंटेशन मोड में दिख रहा है या दूसरा दिख रहा है? नहीं, प्रेजेंटेशन मोड में दिख रहा है। अब प्रेजेंटेशन मोड मतलब फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? कुछ डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है इसके अंदर? फुल स्क्रीन दिख रहा है, आप भी दिख रहा है। ओके, कूल। तो हम लोग बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग है क्या। तो हम लोग जब बात करते हैं कि साइंस और आर्ट, ये 2 चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं हमेशा। वी गिव अ लॉट ऑफ कीप ऑन फोकसिंग ऑन व्हाट इज साइंस एंड व्हाट्स एन आर्ट। तो साइंस जो होता है वो एक अलग ही टर्मिनोलॉजी है व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, और उसको डिसीजन साइंस कहा जाता है। हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग है क्या, कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, और क्या क्या उसमें अड़चने आती हैं, क्या क्या बायसेस होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी इसके अंदर लेंगे हम लोग कि डिसीजन थियरी क्या होती है। तो लेट्स मूव ऑन। तो डिसीजन साइंस क्या है?
सो डिसीजन साइंस जो है एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए, ये तय करने के लिए कि हमें क्या डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन एट द लोएस्ट लेवल इंडिविजुअल लेवल पे होता है और एट द हाईएस्ट लेवल पॉपुलेशन लेवल पे भी हो सकता है। और पॉपुलेशन लेवल से मेरा मतलब है जब आप किसी कंट्री की बात कर रहे हैं या पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इट कैन बी एट एनी लेवल। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग, इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बेसिकली। बहुत सारे डिसिप्लिन से ये ड्रॉ करता है इंफॉर्मेशन। मैथ्स से करता है, इकोनॉमिक्स से करता है, स्टैटिस्टिक्स से करता है, ओआर से करता है। और जैसा कि पिछली बार हमने बात करी थी फोरकास्टिंग की, डिसीजन थियरी की, तो वो चीजें भी इनकम्पास करता है। और हम लोग इसको अभी देखेंगे कि डिसीजन थियरी क्या है और हम कैसे उसको समझ सकते हैं, और समझने की वजह से हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं कि डिसीजन कैसे लेना है या कोई व्यक्ति डिसीजन क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन साइंस के अंदर ये होता है कि इसका जो मेथड है समझने का, वो हम डिसीजन कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब चीजों के ऊपर हम बात करते हैं बनिस्बत इसके कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। तो डिसीजन साइंस में यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो डिसीजन इटसेल्फ है, एज अपोज टू द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस होती हैं, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो एक कंप्लीटली अलग डिसिप्लिन हो जाता है। यहाँ पर हम लोग यूनिट ऑफ एनालिसिस जो डिसीजन है उसको लेते हैं। अच्छा, डिसीजन साइंस जो है हम सब जानते हैं कि लगभग लगभग हर जगह यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि ये डिसीजन साइंस एज अ साइंस डेवलप्ड कंट्रीज में मैंने देखा है बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। मैं यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया है और वहां पर मैंने देखा है कि बहुत मेटिकुलसली इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन मेरे जो 19-20 साल जो भारत सरकार के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके अंदर मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वी लैक इट समवेयर, हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। मैंने अपने पिछले डिस्कशन में जैसा बताया था कि जो स्ट्रैटेजिक मॉडलिंग है वो भी एब्सेंट है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है। उसी तरह से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और आशा करता हूँ कि डिसीजन साइंस एज अ साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस भी धीरे धीरे हमारे तंत्र में, सरकारी तंत्र में इम्प्लीमेंट होने लगे। वैसे मिलिट्री में ये बहुत, आर्मी में, मिलिट्री में बहुत ज्यादा तौर पे यूज होती है, एंड दे यूज वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये तो पब्लिक पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन साइंस के अंदर ये है कि जितने भी अलग फील्ड्स हैं वो रिजल्ट्स के ऊपर, उस प्रोसेस से क्या आप निकाल रहे हैं, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट, उसके ऊपर फोकस करते हैं। डिसीजन साइंस जो है ये सिर्फ इस चीज पे फोकस करता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कौन कौन सी डिसीजंस आप, ऑप्शंस आ सकते हैं, और उन ऑप्शंस में से आपको किसको चुनना है बेस्ड ऑन डिफरेंट मोड्स और मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन साइंस का। अ, हम लोग जब डिसीजन साइंस की बात करते हैं तो हम लोग जो इसका बेसिक प्रेमाइस ये है कि एक वैल्यू जजमेंट हमको लेना है, जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास। और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डिसीजंस नहीं लेता हो। हर व्यक्ति डिसीजन लेता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो जिस वक्त काम कर रहे हैं उस काम के से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। अदरवाइज लाइफ के पर्सनल चॉइसेस होते हैं उसमें भी डिसीजंस लेते हैं। और बहुत हद तक हम लोग, जैसा कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ये जो डिसीजंस होते हैं या स्ट्रैटेजी होती है, ये हम लोग इंट्यूटिवली लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत मेहनत करके, और जिस चीज को हम थियोरेटिकली बात करेंगे वो इन इट सेल्फ बाय डिफॉल्ट वो सारे प्रोसेस करता है दिमाग में, और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं।
तो बेसिकली इसको थियराइज किया गया है और इसको एक साइंटिफिक कंटेक्स्ट में लिया गया है। तो जैसा कि हमने स्ट्रैटेजिक मॉडलिंग क्लास में हमने बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी के अंदर कि हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, रिस्की है। तो इसीलिए डिसीजन साइंस जो है इट एमिनेट्स आउट ऑफ दोज थिंग्स, और जो स्ट्रैटेजी है और मॉडलिंग है वो इनपुट देता है डिसीजन साइंस को कि ये हमने तरीका यूज किया और इसके बाद हमने आपको ऑप्शंस दे दिए। अब गिवन दीज ऑप्शंस आप किस तरह से उसको डिसाइड करोगे, कौन से डिसीजन को चूज करोगे, उसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो बात ऑलरेडी कर रखी है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो डिसीजन में हम लेते हैं। और डिसीजन मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर जो है, जो आप अगर पिछले क्लास आपको याद हो तो हमने एक वो फ्लो चार्ट बनाया था जिसके अंदर एक्शंस और आउटकम्स के बीच में स्टेट ऑफ नेचर था, और स्टेट ऑफ नेचर जो है वो फ्यूचर को अनसर्टेन बनाता है। और वो जो अनसर्टेनिटी है इतनी रेलेवेंट होती है कि हमें फेल ना हो इसके लिए थोड़ा सा हमें डिसीजन लेना होता है। अब एक जो बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन लोग ड्रॉ करते हैं डिसीजन साइंस और डेटा साइंस है उसके बीच में, कि डिसीजन साइंस भी डेटा को यूज करता है डिसीजन को लेने के लिए, और डेटा साइंस भी डेटा लेता है इंफॉर्मेशन के लिए और डिसीजन के लिए, क्योंकि डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट भी डिसीजन ही फैसिलिटेट करते हैं। तो बेसिकली डेटा साइंस जो है इट्स एन इनपुट फॉर डिसीजन साइंस। सो डेटा जो यूज किया जाता है, जैसा मैंने बताया, यूनिट ऑफ एनालिसिस इज डिसीजन नॉट इंफॉर्मेशन। हमें डेटा एनालिसिस लेकर के और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे फोकस करना है इन डिसीजन साइंस, एज अपोज टू जब डेटा साइंटिस्ट है वो डेटा को लेकर के इंफॉर्मेशन को रिलीज करते हैं। सो डेटा साइंस अगेन इज एन इनपुट टुवर्ड्स द डिसीजन साइंस। हम लोग डिसीजन मेकिंग डिस्कस। Manish, I'm sorry to interrupt you, but so there is a term, or there are people with positions or designation as decision scientists, as you call them. Yeah. Oh yeah, of course, In decision scientist. in the finance, especially in the finance, the financial decisions that, say, for example, one takes in stocks and things like that, or is it more नहीं, widespread? no. In financial institutions and the institutions where the data is used for information for taking certain strategic decisions, that is data science. Decision scientists are basically talking about my voice is anyways. Decision scientists basically are talking about the cognitive abilities of why and how people make decisions. Oh, I see. Okay, now I get it. All right. Yes. कि आपने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, ये जी, मेरे को जी। समझना है। आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आपके जो एनवायरनमेंट है वो कैसे काम कर रहा है। बेसिकली डिसीजन साइंटिस्ट ये करते हैं, और जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उसके अंदर डिसीजन साइंटिस्ट होते हैं टू मॉनिटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अच्छा। और दे ऑल्सो ऑडिट द, और टेक फर्म्स के अंदर तो बहुत सारे डिसीजंस ऑटोमेटेड भी होते हैं। दे ऑल्सो फैसिलिटेट दीज ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, जो सॉफ्टवेयर वगैरह आता है। और एआई के अंदर डिसीजन साइंटिस्ट आजकल बहुत ज्यादा रोल कर रहे हैं, स्पेशली ये जो नई नई जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग और प्री ट्रांसफॉर्म जो लर्नर्स आ रहे हैं उसके अंदर हाउ टू मेक डिसीजंस, ये डिसीजन साइंटिस्ट इसलिए इनपुट दे रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उसको वो रेप्लिकेट करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में मशीन लर्निंग के द्वारा, ताकि ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट्स आए। और जैसे अभी कल गूगल ने लॉन्च किया जेमिनाई, तो जेमिनाई बहुत हद तक ह्यूमन जो ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शंस है उसको रेप्लिकेट करता है, और यहाँ पर डिसीजन साइंटिस्ट का बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन चीजों को डेवलप करने में। जी, ओके, थैंक यू। यूजुअली डिसीजन साइंटिस्ट्स जो हैं दे आर नॉट हायर्ड इन रेगुलर थिंग्स, बट वो जो कंसेप्ट्स निकालते हैं उन रिसर्च और कंसेप्ट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी,
अब what is decision theory? It is again a theory of choice where you choose between the options. जो आपके decisions है उसको choose करते हैं. Basically ये जो decision theory है, it is different from the concept of decision making. ये basically एक econometrics का part है decision theory, और ये जो है एक probability theory का part है. इसके अंदर एनी कमेंट्स, कोई कुछ कहना चाह रहा है? Sorry, please continue. ओके, कूल. तो जो अप्लाइड प्रोबेबिलिटी थियरी है कि किसका क्या चांस है, किसके क्या आउटकम्स हैं, उसका ही एक ऑफशूट है ये डिसीजन थियरी. ये बेस्ड ऑन मेकिंग डिसीजंस बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज टू वेरियस फैक्टर्स. आप प्रोबेबिलिटीज दूसरे हर फैक्टर्स को देते हैं और उनके क्या आउटकम्स होते हैं, उन आउटकम्स को वे करके और टेक्निकली आप डिसाइड करते हैं विच राउट टू गो. एक्चुअली ये डिसीजन ट्री, गेम थ्योरी और स्पेशल बार्गेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, लेकिन एक तो इसके अंदर अगर हम चले गए तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर नहीं कर पाएंगे. बस आप ये समझिए कि डिसीजन ट्रीज ही वो चीज है जिसने एआई को डेवलप किया है. इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स जो है उसका बेसिस जब 1950s में एआई जब सबसे पहले स्टार्ट लोगों ने किया, तो एआई एक्चुअली इज दैट ओल्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका जो काम है वो अर्ली 1950s से स्टार्ट हो गया था. तो ये डिसीजन ट्री और डिसीजन थियरी जो है, इट वाज द बेसिस जिससे वो स्टार्ट हुआ था, एमिनेट हुआ था. सिमिलरली गेम थियरी है. गेम थियरी के अंदर क्या होता है कि डिसीजंस कई बार आपके पर्सनल जो होते हैं वो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को या अपने फैसिलिटेटर्स को देख करके करते हैं. तो उसके अंदर गेम थियरी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल टूल जो कि यूज कर सकते हैं. और ये गेम थियरी इन इटसेल्फ इतना डाइवर्स है दैट पीपल डू देयर रिसर्च एंड पीएचडी इज जस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. और स्पेशल बार्गेनिंग भी एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके अंदर आप अपना स्पेस देखते हैं और म्यूचुअली अग्रीएबल. फॉर एग्जांपल आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, तो आपके दिमाग में, या आप कभी मार्केट में जाते हैं और आप किसी का प्राइस पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है, तो वो बोलता है कि आप कितना पैसा दोगे. तो आप पूछते हो कि आप क्या डिस्काउंट दोगे. आप दोनों में से कोई भी अपना इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं करना चाह रहा है, सामने वाले से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो इंट्यूटिवली हम गेम थियरी और स्पेशल बार्गेनिंग ही कर रहे हैं. और रियल वर्ल्ड में इसको मैथमेटिकली इसको इंप्लीमेंट किया जाता है टू कैलकुलेट हाउ टू नेगोशिएट. और डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा कारगर हैं एज फार एज डिसीजंस आर कंसर्न. बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं. मैं, अगर आप लोग को कभी मौका मिलेगा तो कुछ यूट्यूब वीडियोस देखिएगा इनके. बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको हाउ दीज डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स. अब जो डिसीजन थियरी है उसके तीन बेसिक ब्रांचेस हैं. एक नॉर्मेटिव डिसीजन थियरी कहते हैं, एक प्रिस्क्रिप्टिव होती है और एक डिस्क्रिप्टिव होती है. नॉर्मेटिव डिसीजन थियरी जो होती है वो गवर्न करती है आपके नॉर्मेटिव डिसीजंस को. आपके समाज में क्या नॉर्म्स हैं उस पे आधारित आपके डिसीजंस होने चाहिए. वैल्यूज, मॉरल्स, इन सबको आप लेके चलते हैं, वो नॉर्मेटिव डिसीजंस होते हैं. प्रिस्क्रिप्टिव डिसीजंस वो होते हैं जो आप लेते हैं बेस्ड ऑन रूल्स. आपके पास एक टेंडर आया, उस टेंडर को कैसे खोलना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए नियम तय तय किए गए हैं, लिखित नियम है वो प्रिस्क्रिप्टिव डिसीजंस है. और जो डिस्क्रिप्टिव डिसीजन थियरी है वो बेसिकली इस चीज को एनालाइज करती है कि जो आपने डिसीजन लिया वो क्यों लिया. आप कई बार इसको इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अगर डिसीजन गलत हो गया तो फ्यूचर में गलत ना हो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मेटिव डिसीजन थियरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ऑप्टिमल क्या डिसीजन है. और ये जो ऑप्टिमैलिटी है, जो ये जो बैलेंस है आपके डिसीजन का, ये डिटरमिन किया गया है आपके सोशल नॉर्म्स के थ्रू कि ये आइडियल डिसीजन क्या होना चाहिए. ये बिल्कुल आपका, प्लीज. यस, No, एनी no, no. कमेंट? It's like someone has had, they haven't mute their mics, I ओके. believe. It's just a noise. ओके, गुड गुड गुड, नो वरीज.
तो ये बेसिकली क्या होता है कि समाज के जो नॉर्म्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप। तो ये जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि ऐसे मेथोडोलॉजीज और टूल्स को यूज करते हैं जो कि इंट्यूटिवली नॉर्मेटिव है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के भी एक कल्चर और वैल्यूज होंगे, जो कि हर आदमी अपने मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंदर वैल्यूज और कल्चरल एस्पेक्ट्स को डिफाइन करता है। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो ये नॉर्मेटिव डिसीजंस बेसिकली उन चीजों को आंसर करते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। Okay, cool. Prescriptive decisions, again, as I said, it is bound by set rules, guidelines. और ये जो आज अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इसके अंदर जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है हर जगह, इसके अंदर जैसे नया जो एक इकोनॉमिक्स का भी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आया है जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, वैसे ही बिहेवियरल बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो ये भी जो है डिसीजन मेकिंग जो है, उसके अंदर भी जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, वो जो क्या चीजें हैं जो प्रेस्क्राइब करती हैं, और उन प्रेस्क्रिप्शंस को कैसे आप मैनेज करते हैं या कैसे फॉलो करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप कोई फेसबुक का अकाउंट साइन अप करते हो, गूगल का अकाउंट साइन अप करते हो, तो वो 3,500 पेज का एक एग्रीमेंट देते हैं और नीचे एक चेक बॉक्स लिखा रहता है कि आप इसको चेक करिए, राइट। तो आप उसको चेक कर देते हैं बिना पढ़े हुए और अग्री कर देते हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसके कुछ दिन के बाद आपने कोई पोस्ट अपलोड किया और पता चला कि आपको फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है कि आपने हमारे जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं किया है। तो प्रिस्क्रिप्टिव जो डिसीजंस हैं इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति सारे के सारे नियम, कानून, गाइडलाइंस पढ़ता नहीं है। हालांकि ट्रेनिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट में उनको बोला जाता है पढ़ने के लिए, कोई नहीं पढ़ता है। तो जब डिसीजन लेने होते हैं उस वक्त वो ऐसे डिसीजंस लेता है जो कि प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं, यूजुअली नॉर्मेटिव होते हैं, या फिर बेस्ड ऑन उसके व्यक्तिगत ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, या जो पुराने डिसीजंस दिए गए हैं उसी के बेसिस पे होते हैं, जो कि कई बार गलत होते हैं। और अगर मैं अपनी पहली क्लास के ऊपर आ जाऊं जहां पर हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ले रहे थे, उस वक्त मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप डिसीजंस ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि जिन नियम कानून के तहत आप वो डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको पता हो। क्योंकि डिसीजंस, जो रूल्स, गाइडलाइंस, खास तौर पे जो प्रिस्क्रिप्टिव डिसीजंस होते हैं, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सारे प्रिस्क्रिप्टिव डिसीजंस होते हैं और हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। और लिटिगेशंस होते हैं इसके बाद, क्योंकि हम लोग पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर ले आते हैं कि अच्छा उसने मेरे को ऐसा कह दिया, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। नहीं, सबक नहीं सिखाना है आपको। प्रिस्क्रिप्टिव डिसीजन साइंस की जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है उनको समझना है। अब आप जब आपने ये, अब डिसीजन थियरी के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। तो जितने भी आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पॉलिसी डिसीजंस, या ऐसे डिसीजंस जो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोस्टली पॉलिसी डिसीजंस, वो सारे के सारे वो अनसर्टेनिटी में होते हैं। उसके बाद डिसीजंस होते हैं इंटरटेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टाइम पीरियड। वो ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि आपने आज लिए, आउटकम्स जो हैं ओवर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम आएगा। उसके बाद हो गया इंटरेक्शन विद डिसीजन मेकर्स, मतलब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजंस को। उसके बाद कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। कॉम्प्लेक्स डिसीजंस आप खुद नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं। और जब बहुत सारे लोग मिल करके, या फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा पॉलिसी बनाता है कि आप अकेले वैसे भी नहीं ले सकते हैं, आपको किसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हो गए। और उसके बाद ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स मैंने पहले भी बताया था, बेसिकली ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है जो आप इंट्यूटिवली डिसीजंस लेते हैं, जो आपके
कॉग्निटिव एबिलिटी के कंट्रोल में है, और उसको आप ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, जो कि जनरली हम करते हैं। अमूमन आपके पास फाइल आई और डीलिंग असिस्टेंट ने आपके एक प्रपोजल दिया और आपने कहा नहीं नहीं ये तो क्या गलत लिखा हुआ आपने, ये गलत है, प्लीज डिस्कस करके आप वापस भेज देते हैं उसको। या फिर आपके बॉस ने आपको बुलाया और आपको कहा कि इसको ऐसे एनालाइज करिए, और उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये तो कुछ विम्सिकल थॉट प्रोसेस से मेरे को ले जाना पड़ रहा है। तो ये जो थॉट प्रोसेसेस हैं और ये जो डिसीजंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। तो जो सबसे पहला है, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन थियरी का है, क्योंकि हम लोग बाकी सारे चॉइसेस हम लोग ह्यूरिस्टिकली ले सकते हैं। अनसर्टेनिटी के चॉइसेस जो होते हैं, अगर आप टेक्निकली उसको नहीं परसू करेंगे, खास तौर से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो रिस्क को आप मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं। रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं तो फेलियर का ये परफेक्ट एक रेसिपी हो सकता है। अब ये जो है बेसिकली, जैसे हमने स्ट्रैटेजी की क्लास में डिस्कशन में हम लोगों ने बात करी थी कि ये एक जो आइडिया है कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा फ्यूचर में, उसके ऊपर ये निर्धारित रहता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक रैशनैलिटी इसके अंदर प्रोसीजर में हम लोग कहें, और जो वैल्यूज जो हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है फ्यूचर में कि भाई जो हम जिस रैशनल प्रोसीजर को अगर ये डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में क्या वैल्यू हमको मिलेगा, प्लस माइनस, और उनको वे करते हैं। और जब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे को मिलती है, हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं। ये मैथमेटिकल एक तरीका है, और अल्टीमेटली हम जिस भी डिसीजन में हाईएस्ट हमारे को एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलता है, हम लोग उसको लेते हैं। अब इसके अलग अलग जो टूल्स हैं, ये हमने उस दिन स्ट्रैटेजी में डिस्कस किए थे, पीएमआई एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस। आप मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो साइकोलॉजी ने निकाले हैं, वो है कि यूजुअली जो लॉसेस होते हैं उस पे आदमी ज्यादा ध्यान देता है रादर देन गेन्स। तो आपके दिमाग में नुकसान ना हो जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लॉटरी का, तो वो 20% का जो नुकसान है वो ज्यादातर लोगों के दिमाग में घूम रहा था। 80% जो चांसेस थे प्रॉफिट के, वो नहीं घूम रहे थे। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज जो इस डिसीजन को रोकता है लेने के लिए। दूसरा, जो आप उसमें से यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं, अगर आप छोटे छोटे दो तीन यूटिलिटीज डिराइव कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अल्टीमेटली अगर कोई एक एब्सोल्यूट यूटिलिटी डिराइव हो रही है उस पर ध्यान देते हैं, ये भी एक थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोबेबिलिटीज आप डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है, वो बायस्ड होती है एंकरिंग इफेक्ट से। अब ये एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है? एंकरिंग इफेक्ट होता है, हमेशा कोई भी व्यक्ति कॉग्निटिवली एक एंकर पॉइंट ढूंढता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब बजट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो बताया कि वहां पर एक डेटा है, और डेटा जो है वो ये दिखा रहा है कि हर साल बजट 10% इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग यूजुअली 10% इंक्रीज करके उसको अगले साल के लिए प्रपोज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये 10% हर साल दिखा रहा है। दिस इज एन एंकरिंग इफेक्ट। ये गलत है या सही है मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रही है कि थियोरेटिकली दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच वो डिसीजंस आदमी ले रहा है। डेटा भी है, एनालिसिस भी है, एनालिटिक्स भी है, बट दैट काइंड ऑफ एन एंकरिंग इफेक्ट विल रिमेन। और बहुत सारी चीजें होती हैं कि फलाने ने ऐसा काम कर दिया है, वो तो बड़ा रिच है यार, मैं भी ऐसा करूंगा। उसने एक टिक्की की दुकान खोली है, मैं भी टिक्की की दुकान खोलूंगा। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक एंकरिंग इफेक्ट्स। जो इंटरटेम्पोरल चॉइस होता है, जो कि एक समय से बाधित होता है, वो आपके जो एक्शंस हैं, जो चॉइस ऑफ डिसीजंस हैं, वो उसके जो आउटकम्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे आते हैं। आपने अगर ऑप्शन ए चुना तो वो शॉर्ट टर्म गेन देगा, ऑप्शन बी चुना तो लॉन्ग टर्म गेन देगा। तो वो इंटरटेम्पोरल चॉइस जो होते हैं वो इस तरह से डिसाइड किए जाते हैं कि इंटर अब उसके अंदर क्या होता है कि एक एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक लॉटरी जीत ली और आपके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे आ गए। तो
जो लॉटरी है उसके अंदर दो तरह से पेमेंट होता है, मैं यूएस की बात कर रहा हूं। एक तो ये होता है कि आप अगर 10 लाख की लॉटरी आपकी निकल गई तो 10 लाख में से आप एक काम करिए, अगले 30 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 10 लाख रुपए ले लीजिए, या फिर आज अगर आपको लेना है तो 3.5-4 लाख रुपए 35 to 40% पेमेंट इंस्टेंटली ले लीजिए। अब इन दोनों चीजों में आप क्या डिसाइड करेंगे, क्या ऑप्टिमैलिटी है? एक हो सकता है रैशनल व्यक्ति कहेगा कि यार 10 लाख रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स में लूं या नहीं लूं, या सारे पैसे आज ले लूं, जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, हो सकता है क्या हो कल क्या नहीं हो। दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं आज ले लूंगा, कल अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ये पैसे की वैल्यू कल कम हो जाएगी, तो मेरे को ये स्टैगर्ड अमाउंट लेना चाहिए। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो डिटरमिन करते हैं इंटरटेम्पोरल चॉइस को। और ये इंटरटेम्पोरल चॉइस जो है, इसके अंदर बेसिकली आपको बहुत रैशनली सोच के और ये डिसाइड करना होता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी इस तरह की चीजें आती हैं जहां पर आपको एक डिसीजन लेना होता है जो आपके इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज्यादा दे सकती है या स्टैगर्ड बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सकती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थ्योरेटिकली जो कि आपको कंसिडर करना है। अब डिसीजन मेकर्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके डिसीजन लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिसीजन है। और ये डिसीजन सबसे डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि आप इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर मोस्टली सोशल डिसीजंस होते हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं उसके अंदर, और एक हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकिंग भी होता है। और बेसिकली ये एक इंटरैक्शन डिसीजन साइंस जो है, ये बहुत रीसेंट फील्ड है जो इवॉल्व हो रहा है, और ये सोशियो कॉग्निटिव इंजीनियरिंग जो है इसके कंसेप्ट को फॉलो करता है। और ये जो डिसीजंस हैं ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लेवल पे जो डिसीजंस हैं उसके उसके कंस्ट्रेंट्स और फैसिलिटेशंस आ जाते हैं। जबकि नॉर्मल हो सिचुएशन या एबनॉर्मल हो, इमरजेंसी हो, क्राइसिस सिचुएशन हो, सो बेसिकली देयर इज अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर पीपल हु आर मैनेजिंग क्राइसिस या इमरजेंसी सिचुएशंस। वो यूजुअल डिसीजंस उसके अंदर नहीं होते हैं। और फाइनली जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैं, जैसा मैंने बोला, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्कीज हैं, आप अकेले नहीं ले सकते हैं। और उसके अलावा ऑलरेडी जो ये प्रेस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डिसीजंस भी हो सकते हैं जहां पर ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स हैं कि आपको विद इन दीज रूल्स रह करके आपको करना है। और समटाइम्स जो ऑप्टिमल बिहेवियर है और रियल बिहेवियर है, उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि क्या लिया जाए, ऑप्टिमैलिटी को चूज किया जाए या जो यथार्थ है, जो जो रियल है, उसको चूज किया जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन स्टेज की इस चीज को समझना चाहिए। और फाइनली जैसा मैंने बताया, ह्यूरिस्टिक्स वो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि आप अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं। जो इवैल्यूएशन उसका थिंकिंग जो है, डिसीजन फोकसिंग ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन, वो टोटली आपके पर्सनल होते हैं, वो एक्सटर्नल नहीं होते। तो अगर डिसीजन मेकिंग जो फास्टेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग होता है वो ह्यूरिस्टिक्स का होता है। हम लोग हर कोई ह्यूरिस्टिकली ही डिसीजन लेते हैं। इसके अंदर जो जो डिसीजन मेकिंग है सबसे ज्यादा प्रोन होती है फैलेसीज और इनएक्यूरेसीज को, और बहुत ही बायस्ड डिसीजन हो जाता है। इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया जाता है जिसको गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। जैसा पिछले क्लास के अंदर एक हमारे अटेंडी बता रहे थे कि लॉटरीज जो खेलते हैं वो पुराने जो नंबर्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस बना करके और अगले नंबर्स को वो टेस्ट करते हैं कि ये चीज लॉटरी निकलनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी निकाल के रखते हैं। अब उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी रैंडम इवेंट फ्यूचर अगर अनसर्टेनिटी के द्वारा हुआ जा रहा है, तो यूजुअली आप पास्ट से उसको तय करते हैं। अगर मान लीजिए आप जैसे अब फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लगातार 2 बार आपने देख लिया हेड्स आ रहा है, तो क्या चांस है कि अगली बार आप फिर दोबारा हेड्स ही बोलेंगे
या टेल्स बोलेंगे। तो ये एक बहुत ही बायस्ड माइंडसेट के साथ ये डिसीजन हो जाता है ह्यूरिस्टिकली, क्योंकि ये अटैच्ड होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। एक और जो एग्जाम्पल है जो कि बायस की तरफ ले जाता है, आदमी यूजुअली एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेता है, बहुत ही मॉडरेट ऑल्टरनेटिव्स को चुनता है। क्योंकि यूजुअली जैसे हमने स्ट्रैटेजिक क्लास में डिस्कशन किया था कि जो रिस्क एनालिसिस है, आपका माइंडसेट इस तरह से बना हुआ है कि वो रिस्क को परसीव करता है और रिस्क को अवॉइड करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क एक्सेप्टेंट होते हैं, यूजुअली पीपल रिस्क अवर्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ऑप्शन, जो मॉडरेट ऑप्शंस होते हैं, ज्यादातर आदमी वही चुनता है, जिसको बीच का रास्ता भी कहते हैं। जनरली हम जो डेली डिसीजंस लेते हैं तो मॉडरेट जो जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत अपीलिंग लगते हैं, एंड विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर डूइंग इट, वी एक्चुअली डू इट। क्योंकि जो एक्सट्रीम जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज की तरफ भी ले जाते हैं, और हम लोग चेंज को यूजुअली अवॉइड करते हैं। तो अब हम डिसीजन थियरी से अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग की तरफ। लेकिन इससे पहले कि मैं डिसीजन मेकिंग की तरफ आऊं, मैं अपने जो अटेंडीज हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं? Manish, can I ask you something? या प्लीज गो अहेड। While you were talking, I've been just trying to reflect on my own, which are very much heuristic, of course, decision making style, not really data based. But I wonder, what is it that one would consider inaccurate or fallacy in an individual's decision? Of course, I'm not talking here from the point of view of an institution, which is a very different kind of a decision making process itself, of course, much more objective. But at an individual's level, what would be considered as a fallacy? Because often you don't know what would have been the results of the other decisions that you could have taken amongst the many options that you had. एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक गेम शो आता था ओपन द डोर। उसके अंदर 3 दरवाजे होते थे। आपको एक चॉइस लेना है कि 3 दरवाजों में से कौन सा दरवाजा आपको चुनना है। तो आपने एक दरवाजा चुन लिया, तो होस्ट जो है बाकी दोनों दरवाजों में से एक दरवाजा खोल के दिखाता था। उसके अंदर वो दिखाता था कि भाई आपने ये चीज मिस कर दी है, और फिर आपको वो ऑप्शन देता था कि आप जो बच गया है दरवाजा वो आप चूज करेंगे, या आपके पास जो डिसीजन है उसको कंटिन्यू करेंगे। राइट? ये कई जगह इस तरह के चॉइसेस दिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगी? क्या आप अपने डिसीजन के साथ जो आपने पहला दरवाजा चुना हुआ था उसी को चुनेंगी, या उस वक्त आप चेंज करेंगे डिसीजन? Well, I don't know because I haven't seen what the other door really entails. But what I'm saying नहीं is that नहीं we नहीं, can never know. आई एम कमिंग टू दैट, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देयर इज अ मैथमेटिकल साइंस, जो प्रोबेबिलिटी बिहाइंड दिस, राइट? तो इसको जब आप देखते हैं तो व्हाट जनरली हैपेंस इज, वो गेम ऐसा होता था, वो 3 दरवाजे बंद रहते थे। तो यूजुअली कुछ लोग हैं जो पहले चॉइस के साथ ही जाते हैं, कुछ लोग चेंज कर लेते हैं। अगर आप मैथमेटिकली जाएंगे तो 76% चांस है कि आपने जो दरवाजा नहीं चुना है उसी के अंदर एक्चुअल जो प्राइस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है, ठीक है, जो जो डिसीजन साइंस है वो ये कहता है कि यू हैव टू चेंज योर चॉइस इफ गिवन एन ऑप्शन, यू हैव टू चेंज अ चॉइस। आई डोंट नो अभी आजकल केबीसी में कैसा होता है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर एक एक बार जब 50-50 होता था तो वो अमिताभ बच्चन यूज्ड टू गिव अ चॉइस, वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? सो वो एक दूसरी चीज है, क्योंकि आपको पता है दैट इज अ गेम ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपको पता है आंसर क्या है। लेकिन ये जो है बंद दरवाजा है, इट इज अ गेम ऑफ इनकम्प्लीट। इसीलिए ये जो गेम थियरी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये दिस इज अ गेम ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर जब आप प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं तो 76% चांस होता है कि जो आप दरवाजा छोड़ रहे हैं उसी के अंदर होगा। सो टेक्निकली आपको वही लेना है।
लेकिन आप नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग अपने लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, या हम लोग अपने ह्यूरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं कि यही होना चाहिए। अब मैं फैलेसी और इनकरेक्ट डिसीजंस बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ रिसर्च बता रहा हूं कि जब 76% उस तरफ का खुल रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये गेम कंटिन्यू चलता रहा, 1000 गेम हो गए, और जब उनको एनालिसिस किया गया तो ऑब्वियसली 76% डिसीजंस वर रॉन्ग। आप इंडिविजुअली उसको डिसीजन को रॉन्ग कह सकती हैं या नहीं कह सकती हैं, लेकिन जब रिसर्च ने 76% डिसीजंस को रॉन्ग कहा, दैट मीन्स कि ह्यूरिस्टिक डिसीजंस generally are wrong. That is the rationale behind that statement. Was I able to explain it appropriately? Well, partially, I would say, but I do understand the challenge behind, I mean, the question itself, or rather the topic of, when we take decisions as just individuals. But yes, I do see the point that you're trying to make. Thank you. And the thing is, जिस तरह की calculations हम बात कर रहे हैं, unless you are an expert in that, you are not going to do it. Sure. No, I was just trying to learn something out of this session for my own personal, making it more rational and objective when it is more led by, say, one's own biases, very much so, heuristic, that's what it means precisely, your own likings and whims and fancies and things like that. So that's why I'm just trying to learn something for my own self as an individual. And that's where the question was coming from. No. I absolutely understand, and I really appreciate you putting forth that question, because that's exactly what I want. Discussions, because discussions are the things which are discussion ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लोग क्या यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका संदर्भ निकल पाएगा। अदरवाइज थियरी तो थियरी है, वो थियरेटिकली रह जाएगी। तो कमिंग बैक टू नाउ द प्रैक्टिकलिटी, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। हम लोग थियरेटिकली हम लोगों ने बात करी, बहुत सारी चीजें हमने समझी। तो डिसीजन साइंस एक चीज हो गई जो कि एक अम्ब्रेला है, जो कि बाकी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। उसके अंदर अलग अलग एक फीचर्स हैं, जिसके अंदर एक डिसीजन थियरी है। थियोरेटिकली ये ज्यादा साइकोलॉजी से आती है डिसीजन थियरी जो है। और उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी थियरी और साइकोलॉजिकल थियरी, इन दोनों को कंबाइन करके उसको ले जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो एक कंप्लीटली अलग ब्रांच है। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज हाउ एंड व्हाई टू मेक डिसीजंस, राइट। इसके अंदर भी थोड़ी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम लोग इनिशियली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ बायसेस को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। और ये दिस इज द एक्चुअल पार्ट जिसके अंदर आई वुड लाइक द पार्टिसिपेंट्स टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स, और डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या आपने फेस किया है अपने टाइम पे। सो थियोरेटिकली इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? सो डिसीजन मेकिंग, इट्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस। इट रिजल्ट्स in the selection of a choice, a belief, a course of action between several possible alternative options. ये आप पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं, ये आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, एंड मैक्रो लेवल पे भी कर सकते हैं। बट बेसिकली डिसीजन मेकिंग इज choosing one option or maybe more than one option based on the aims and objectives. Decision making, इट कैन बी रिगार्डेड, डिसीजन मेकिंग को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एन इशू, जो हमारे सामने एक समस्या है उसके समाधान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और जो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं उस सॉल्व करने के लिए हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटी है, वो सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हम लोग हैं, डिसीजन साइंस is a secondary part of this problem solving। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन जो है रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। ये आपके एक्सप्लिसिटली, मतलब जो एक्चुअल आपका नॉलेज है या टैसिट नॉलेज है या आपके जो बिलीव्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है
उसकी एक रीजनिंग प्रोसेस उसके पीछे होता है, और जो रीजनिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली आपके अजम्पशन ऑफ वैल्यूज, प्रेफरेंसेस एंड बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको, इन प्रेफरेंसेस को, इन वैल्यूज को, इन अजम्पशंस को आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाय लर्निंग एंड अनलर्निंग थिंग्स। आपकी जो एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज और बिलीव्स हैं, इसको भी आप अपने अजम्पशंस और वैल्यूज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, और करते हैं एक्चुअली इवेंचुअली टू मेक एवरी डिसीजंस। और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमेशा एक फाइनल चॉइस देता है, जो कि जरूरी नहीं है एक प्रॉम्प्ट एक्शन हो। इट कैन बी अ डिसीजन जो कि आप बहुत दिनों के बाद लें, आप इंस्टेंटली भी ले सकते हैं, उसको डेफर भी कर सकते हैं। सो डिसीजन इज नॉट समथिंग विच यू नीड टू टेक प्रॉम्प्टली, इवन इफ इट इज डेफर्ड, इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मैं रखना चाहूंगा अपने अटेंडीज से। आपके अपने थॉट प्रोसेस में हाउ इज डिसीजन मेकिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग? एनीवन, हाउ डू यू थिंक दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में क्या, या तो क्या फर्क है? अगर नहीं है फर्क तो वो भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग क्यों सोचते हैं दोनों में फर्क नहीं है, और अगर आपको लगता है कि फर्क है तो क्या फर्क आपको लगता है? एनीवन, Decisions can इट्स be सच, गो अहेड। decisions can be right or wrong. If they are wrong, then it will not never serve the purpose of solving the problem. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हु एल्स? So decisions actually are like taking steps of a ladder on the ladder of I mean the outcomes that we want to achieve. Mm-hmm. So it's And just decision making is just taking steps ahead. बहुत बढ़िया, वेरी Whether they will गुड। give the desired outcome or not, but it's an we inch towards that thing by taking any decision. Yeah, excellent, बहुत बढ़िया। Anyone else? Yeah, I think that Pro- in yes, please. In decision making, we already have alternatives in place, so we need to choose a particular alternative. On the contrary, when we're problem solving, we have to find a solution more or less. In decision making, they are normally they are there, and then we choose one or the other. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Anyone else would like to opine? इतनी बड़ी क्लास है। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। Problem चलिए। solving facilitates the decision making. या वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Where there is चलिए। crisis, decision making resistance. या यस, ओके। चलिए, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द गिविंग इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस थ्रू इन्वेंशन और डिस्कवरी, राइट? आपके पास एक समस्या है और उस समस्या का आपको समाधान निकालना है, और उस समाधान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप लेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो भी ऑल्टरनेटिव आपके सॉल्यूशंस हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, आप या तो नए तरीके इजाद करेंगे या ऑलरेडी जो तरीके हैं उनको डिस्कवर करके आप उसको सॉल्व करेंगे। डिसीजन मेकिंग जो है इट इज अ बिगर पैराडाइम। प्रॉब्लम सॉल्विंग इट्स जस्ट अ स्टेप टुवर्ड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस वक्त भी आप ऑल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव्स में से चूज जो कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक्टिविटी जो है वो आप ऑप्शंस को निकाल रहे हैं, एंड देन विद योर कैपेसिटी टू टेक अ डिसीजन आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिस्क्रीट डिफरेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में नहीं है। तो हम लोग उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होती हैं? जो आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं,
समाज में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, उससे जब भी डिविएट करता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट? तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टैंडर्डाइज जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है वो ये है कि जो जनता है वो एक अच्छा जीवन जिए, और अच्छा जीवन जिए उससे जब आप डिविएट करते हैं और अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, दैट इज पॉवर्टी। एंड व्हेन वी टेक पॉवर्टी एज अ प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब ऑल्टरनेटिव्स निकाल करके लाते हैं, जब पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, जब पॉलिसी ऑप्शंस लेकर के आते हैं, उनको जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, तब हम जो डिसीजन जो है मेकिंग, उसको अडॉप्ट करते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही प्रिसाइसली आइडेंटिफाइड होने चाहिए, डिस्क्राइब्ड होने चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स जो कॉज हुए हैं, जैसा मैंने बताया, जो स्टैंडर्ड से डिविएशन है उसकी वजह से हुआ है, और वो जो डिविएशन का कारण क्या है, क्या फीचर है जिसकी वजह से वो डिविएशन हुआ है, वो समझना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और बहुत जरूरी है समझना कि कई बार डिविएशन जो है ये किसी कॉज की वजह से नहीं हुआ है, ये आपके अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से हो गया है चेंज। और ये जो डिविएशन है, इसको जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो जो रेलेवेंट चेंजेस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया, उसकी वजह से ये चेंजेस हुए हैं, और बहुत जरूरी है कि इन चेंजेस को एनालाइज कर लेना है। और जो प्रॉब्लम जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, और बहुत कम ऐसे, उन फैक्ट्स में से बहुत कम कम ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके अजम्पशंस को डिटरमिन करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब डिसीजन मेकिंग इसका फॉलो अप है। डिसीजन मेकिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव जो है आपका डिसाइड होना होना चाहिए। तो अगर जो ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आप डिसीजन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेंगे। लेकिन अगर कोई पॉलिसी डिजाइन को इंप्लीमेंट करने का डिसीजन है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कट होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं किसी भी डिसीजन को, दे शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, तीसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ऑल्टरनेटिव्स होने जरूरी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑल्टरनेटिव्स मैंडेटरी नहीं होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव्स नहीं हुए तो डिसीजन तो ऑटोमेटिक हो गया। तो उसके अंदर जब चॉइस ही नहीं है तो हाउ कैन यू मेक अ डिसीजन, वो तो फॉलो अप ऑटोमेटिक हो गया। और जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, दे मस्ट बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट ऑल द ऑब्जेक्टिव। जितने भी आपके जो अचीव करना चाह रहे हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आपको इवैल्यूएट करना है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिसको इवैल्यूएट करने का। अगर आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, और अगर आप खुद कर रहे हैं, तो ये जो आप एनालिसिस इवैल्यूएशन करते हैं वो ह्यूरिस्टिकली करते हैं कि कहाँ जाके खाना है, छोले भटूरे खाना है, या छोले कुलचे खाना है, या क्या खाना है, या हमें ये फिल्म देखनी है या वो फिल्म देखनी है। तो ह्यूरिस्टिकली आप कर लेते हैं, लेकिन आप करते जरूर हैं, एंड दैट्स नेचुरल। यूजुअली जो ऑल्टरनेटिव सबसे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो रिजल्ट होंगे, जो पॉसिबल नुकसान हो सकते हैं, उसको भी इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। और जब डिसाइसिव एक्शंस लिए जाते हैं, तो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, ये भी करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने डे बिफोर यस्टरडे जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा, रिस्क एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो उस तरह की चीजें, टूल्स यूज करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव कर ही रहा है, लेकिन अवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको भी अवॉइड कर रहा है।
और जब आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग होते हो, देयर आर ऑफन स्टेप्स इन्वॉल्व कि आप किस तरह के स्टेप्स उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और कई बार जब डिसीजन लेते वक्त देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिसीजन मेकिंग, तो रोल प्लेइंग जो है फॉर प्रिडिक्टिंग डिसीजंस, वो भी जो है वो बहुत हद तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ डिसीजन मेकिंग, not only a subset, actually problem solving leads to decision making, and there are other things which also encompass, जो कि include करते हैं decision making science में। मैडम आपकी चाय तो नहीं आई है? No, sir. It will take some time, sir. हाँ ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ और आपकी जब आएगी तो मेरे को बता दीजिएगा, उस वक्त ब्रेक ले लेंगे हम लोग, या अभी लेना है? No, sir. तो अब मैं अगेन जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल या ऑफिशियल, जिसके अंदर कोई ऐसा सिचुएशन आपको लगा हो जो यू कैन आइडेंटिफाई एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो अगर कोई डिस्कस करना चाहे तो। सबके पास एक्सपीरियंसेस होंगे, आई एम श्योर। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपके पास तो बहुत ज्यादा होगा, और एजुकेशन में आप स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, वो तो डेली प्रॉब्लम्स आते होंगे आपके पास। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो मैंने उस दिन भी सुने थे जिस दिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की हम लोग क्लास कर रहे थे। जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत लोगों ने बहुत एग्जांपल्स दिए थे, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे जहां पर आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया होगा और सॉल्व किया होगा। नो वन? चलिए कोई बात नहीं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो यूजुअली डिसीजन मेकिंग को हिंडर करते हैं। जब आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप जब डिसीजन ले रहे हैं, तो इन हिंड्रेंसेस में एक बहुत ही कॉमन जो वर्ड जो यूज होता है, टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो पार्लेंस यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एनालिसिस पैरालिसिस? कोई वुड एनीवन लाइक टू टेक दिस, कि क्या होता है, उनके उनके हिसाब से उनको क्या लगता है एनालिसिस पैरालिसिस क्या है? नो वन? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर देखिए, ये डिसीजन साइंस जो है, आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर नहीं करेंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट रह जाएगा, और आई विल बी द ओनली पर्सन हु टेक्स अवे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। Sir, या प्लीज। The word itself, when we say paralysis, it's the inability or difficulty in moving forward. So when I analyze, like when this word itself says, if I'm trying to solve a problem and trying to come down to some conclusion, then I'm finding it difficult to move my solution into a proper judgmental decision. So that I understand as analysis paralysis. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? sir, analysis paralysis can be treated in a situation when after digging the so many facts to solve out a problem, and we could not conclude it whether the decision to be taken is correct or not, it will be treated as such a situation, that will be analysis paralysis. बहुत बढ़िया। जैसा कि ये शब्द बता रहा है, पैरालिसिस एक्चुअली इट्स अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जहां पर आपके जो नर्व्स हैं वो ठीक से, आपके जो मोटर नर्व्स है, मोटरी सेंसेस जो है वो काम नहीं करते हैं, और आपका कोई एक अंग या कोई ऑर्गन या कोई एक्शन आप नहीं ले पाते हैं। तो इस पैरालिसिस वर्ड को यूज किया गया है इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन। तो पैरालिसिस यहाँ संदर्भ है उस सिचुएशन का जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हम पहले शब्द पे आते हैं, जो कि है एनालिसिस। अब इसका बेसिक रीजन क्या होता है
कि जब आपके पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या किया जाए, उस वक्त उस सिचुएशन को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, राइट? आप प्रॉब्लम सॉल्व, बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही होता है, इट्स नॉट फॉर द होल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, आपने इंफॉर्मेशन लिया और इंफॉर्मेशन के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जो इनपुट आ रहा है वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग इनपुट है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड हाउ टू डू इट। तो आप डिसीजन मेकिंग के स्टेप, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से डिसीजन मेकिंग स्टेप पे आप नहीं पहुंच पाते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। और ये एनालिसिस पैरालिसिस सिर्फ इसी वजह से नहीं होता है कि आपके पास ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर एक ये भी रीजन कई बार आ जाता है कि यू डोंट वांट टू टेक द इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव जो है, इसका जो रोकने का जो डिसीजन ना लेने का जो आपका इंट्यूटिव डिसीजन होता है, वो बहुत सारे चीजों से होता है। आपके एनवायरनमेंट से भी होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरा बॉस क्या बोलेगा या इंस्टीट्यूशन क्या बोलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि आपके एक डिसीजन से एक ऐसा इमेज भी बन जाता है कि इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए ये काम व्यक्ति कर रहे हैं। तो उस नॉर्मेटिव कंसेप्चुअली उन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए भी आप डिसीजन नहीं लेते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। अब मेरे को बताइए, ग्रुप लेवल पे एनालिसिस पैरालिसिस कब हो सकता है? सर ये डेलिब्रेट भी तो हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन वो जैसा डेलिब्रेट होगा तो एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होगा। सर एक्वायर्ड भी तो हो सकता है पैरालिसिस, जैसे आपने अभी पार्टिसिपेंट से इनपुट मांगा, फाइन, हाँ, मैंने बोलिए। डिसाइड किया, मैंने जान के मैंने करना ही नहीं है, अब कोई डिसीजन लेना है, मैं आराम से बैठा हूँ, व्हाई शुड आई टेक द डिसीजन, द सम अदर ऑफिसर विल टेक इट, व्हाई डू आई टेक इट? हाँ, तो ये तो सेल्फ अक्वायर्ड भी हो सकता है, आप कहने को पैरालिसिस कह सकते हैं, बट दैट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑन माय पार्ट कि मैं डिसीजन क्यों लूं, दूसरा हाँ, ले वो लेगा। उसको भी हम कैटेगराइज करेंगे, उसको भी कैटेगराइज करेंगे, लेकिन ये दीज आर डिफरेंट टर्म्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, जो एनालिसिस पैरालिसिस, इट इज कंसेप्चुअली नॉट इंटेंशनल। मतलब डिसीजन नहीं लेना का जो आपने डिसीजन लिया ना, वो जो इंटेंशन है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो दूसरी कैटेगरी में आएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये पर्टिकुलरली जो डिसीजन है ग्रुप्स में कब होता है, ग्रुप्स में ये होता है कि इस वक्त मेरे सामने 80 स्टूडेंट्स हैं, मैं कह रहा हूं आंसर दो, कोई नहीं दे रहा है। अगर ये 10 स्टूडेंट्स होते और मैं क्लास में खड़ा होता, तो या तो आप अपनी किताबों के अंदर आंख गाड़ के बैठ जाते या इधर उधर देखने लग जाते, या फिर आप जवाब देते, राइट? तो ग्रुप के अंदर इनिशिएटिव नहीं लेने की जो टेंडेंसी होती है, ये सबसे बड़ा कॉज होता है। एंड दिस इज नॉट डेलिबरेट, ये डेलिबरेट नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन फंक्शन ही ऐसे करता है कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहते हैं यार मैं इसका गलत जवाब दे दिया ना तो लोग क्या सोचेंगे, नंबर वन। दूसरा होता है कि अरे छोड़ना यार, कौन जवाब देगा। अब बताइए, चार, एक दो तीन, तीन लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी सब कैमरा टर्न ऑफ करके बैठे हुए हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है, मैं इसके ऊपर सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है, और आई कांटेक्ट जब होता है तो आप फिर उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर एनालिसिस पैरालिसिस का सबसे बड़ा रीजन होता है आपका ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। अब मेरे को, आप अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां पर किसी कमिटी में या किसी मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजन लेना हुआ हो, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने देखा हो कि अमूमन यूजुअली इट हैपेंस कि मीटिंग जब एंड होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर डिसीजन होता है वो अगली मीटिंग की डेट, और एजेंडा जो आइटम्स होते हैं वो कोई भी सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। तो एनालिसिस पैरालिसिस जो है वो सबसे बड़ा रीजन है ग्रुप डिसीजन नहीं होने का। तो क्या आप में से कोई कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा, ऐसा कुछ आपने दिया हो? और डोंट वरी, कोई आपके ऑफिस में जाकर के ये बताएगा नहीं कि आपने ये एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया था। डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, ये सारे ग्रुप्स में बटे हुए हैं,
इनको ये डिसाइड करने में कि ग्रुप क्या प्रेजेंटेशन करेगा 3 हफ्ते लग गए हैं। देखिए यही एनालिसिस पैरालिसिस है ना? दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल, राइट? They are not coming out with, मतलब तुम्हारे लेक्चर में से तो चीजें मेरे को इस सेशन में ही दिख रही है। तुमने एक प्रिस्क्रिप्टिव डिसीजन मेकिंग की बात की। जब हमने इनको इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तो कुछ हमने रूल्स ऑफ द गेम फ्रेम किए, बताए गए, और इनकी तरफ से आया कि मैडम आप रिटर्न में जरूर दे देना सो दैट हम लोग पढ़ करके इसको समझ करके इम्प्लीमेंट कर सके। Yes. तो हम लोगों ने I gave them in writing, it's there in their group, but I am sure 50% of them have not read it and they are not going by the rules we had set in the very beginning. एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि रोज रोज इन लोगों को टास्क मिल रहा था, तो इन्होंने ट्यूसडे को कहा मैडम अब टास्क मत दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, तुम लोग थक गए हो, 1 वीक बच गया, आपका प्रोजेक्ट भी होना है, तो आई विल नॉट गिव यू अ टास्क। बट उन रिटर्न रूल्स में जो कहा गया था कि योर अटेंडेंस विल बी बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट यू सबमिट। सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट देयर फीडबैक्स, I find that for 15 days we have just 5 or 6 feedbacks from all of them, which means कि इन्होंने ये बात समझ ली कि टास्क नहीं देना तो फीडबैक भी नहीं देना, और इनका अब अटेंडेंस नहीं लग रहा है। तो इसका एक सेकेंड कोरोलरी था कि अगर 7 दिन अटेंडेंस नहीं लगी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो अब मैं they have come to a point that they may spend the 4 weeks attending the class and they may not get the certificate for that. So this is what it is. There are examples from your presentation with them only, and none of them is sharing it. I'm ये sorry. तो बहुत जबरदस्त एनालिसिस पैरालिसिस हो गया इस ग्रुप के अंदर। लेकिन मेरा एक आप लोगों से कहना है कि हार्वर्ड स्कूल के अंदर, हार्वर्ड जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक कैनेडी स्कूल ऑफ बिजनेस है। वो 1 सेमेस्टर का कोर्स करते हैं जिसके अंदर बहुत लोग आते हैं, अटेंड करते हैं। भारत सरकार के भी IAS ऑफिसर्स आते हैं। उनका जो ट्यूशन फी 1 सेमेस्टर का है वो $97,000 है। और ये जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ, ये कैनेडी स्कूल ऑफ जो गवर्नमेंट है वहाँ का, हार्वर्ड का, उस तरह का कंटेंट दे रहा हूँ। और अगर आप नहीं डिस्कस करके इससे अगर टेक अवे आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो एक्चुअली आप $97,000 का नुकसान कर रहे हैं अपने आप के लिए। इट्स अ नोशनल लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनीवेज। तो ग्रुप के अंदर जो Yes? I would like to stop you here for 10 minutes. Maybe एक ब्रेक ले लेंगे, 3:30 हो गए हैं। शायद खा पी के आएंगे तो दिमाग ज्यादा चलेगा, and I hope they will respond to your और queries. इतने हजारों डॉलर्स का नुकसान तो हो ही चुका है, अब नाश्ते का नुकसान ना होगा। Exactly. Sure. Please go ahead. 10 minutes. We'll get back in 10 minutes. सर मैं जो पूछा था मैं सवाल देना चाहता था। हाँ जी अखिलेश, शुरू हो गई। मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं, ये अखिलेश जी बोलिए। आपने एक एग्जांपल करने के लिए, तो आई यूज्ड टू बी इन जनरल ब्रांच, तो कुछ आइटम खरीदा जाना था, उसमें सारी जो है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई और किसी एक वेंडर ने कंप्लेंट कर दिया कि भाई ये प्रोसेस जो है ये क्लियर नहीं हुआ, फेवरिज्म चल रहा है, जबकि सारी चीजें बहुत क्लियर थी। ही पार्टिसिपेटेड एट लास्ट, और उसके बेस पे सबका ये हो गया कि कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि वेदर टू प्रोसीड फर्दर टू प्लेस द ऑर्डर और नॉट। कोई किसी वजह से हाँ, नहीं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, आप डिस्कस करेंगे तो आपको इंट्यूटिवली भी समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और ये जब एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि किसी ने कंप्लेंट कर दिया, अब कौन डिसीजन ले, जो डिसीजन लेगा उसी के ऊपर वो दारोमदार आएगा कि ये करप्ट है या कुछ भी है। तो दिस इज, अब इससे ओवरकम कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। यहां पर आपको ग्रुप डिसीजंस लेने हैं, राइट? व्हेनेवर दीज थिंग्स हैपन यू हैव टू टेक ग्रुप डिसीजंस, और इसीलिए कमिटीज फॉर्म होती है। खास तौर पे जहां पर टेंडरिंग प्रोसेस होता है वहां पर हमेशा कमिटी फॉर्म होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि इन राइटिंग आप स्पीकिंग ऑर्डर्स निकालेंगे। That was an interesting example. Thank you for sharing.
तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद। मैंने अब कंप्लेंट हो जाने की वजह से जो डिसीजन है वो आप ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके जो डिसीजन को ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है। और सबसे तीसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस पैरालिसिस होता है, जो कि रिस्क अनसर्टेनिटी होती है। अब ये जो रिस्क अनसर्टेनिटी होती है, ये अगर आप एक ऐसे फ्यूचर में आप डिसीजन लेना जा रहे हैं जिसके अंदर या तो टाइम प्रेशर है, मनी प्रेशर है, बाकी बाकी मतलब आपको प्रेशर्स बहुत सारे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है डिसीजन लेने में। तो इसके लिए सबसे पहले अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करने के लिए जो टूल्स हैं उसको आप यूज करिए। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं तो ये तो आपका दिमाग इंट्यूटिवली कर देगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आपको करना है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज दोज टूल्स टू मेक श्योर कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए, अनसर्टेनिटी जो है वो मिनिमाइज हो जाए। एंड डे बिफोर यस्टरडे वी हैड अ क्लास जिसके अंदर मैंने बताया था कि उसको कैसे कम करना है। और अल्टीमेटली आप सारी अनसर्टेनिटी तो आप खत्म नहीं कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इट इज गोइंग टू हेल्प इवेंचुअली। अगला जो समस्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है, जो हमने एनालिसिस पैरालिसिस किया उसके अंदर होता है अगला एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट। अब ये जो एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट, इसके अंदर अगेन वी हैव टू वर्ड्स, एक है एक्सटिंक्शन, एक है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब जो आपकी अपनी, जिसको हम लोग कई बार सिक्स सेंस बोल देते हैं या इंस्टिंक्टिव नेचर हम लोग बोल देते हैं, उसकी वजह से आपने डिसीजन की एस्थेसी कर दिया, आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, खत्म हो गया सारा प्रोसेस। सो एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट इज अ प्रोसेस जहां पर अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये बिल्कुल एनालिसिस पैरालिसिस से थोड़ा सा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ऑपोजिट है, इन द सेंस कि ये आपका अपना पर्सनल स्टेट है, राइट? जब आप केयरलेस डिसीजंस लेते हैं विदाउट एनी प्लानिंग, राइट, ना आपने प्लान किया, ना थॉरो सिस्टमैटिक प्रोसेस किया, और आपने इंस्टिंक्टिवली डिसीजन लिया और वो डिसीजन गलत हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप डिसीजन नहीं लेंगे, राइट? ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत वाइड टर्म है, एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट। ये लगभग हर ऐसे डिसीजंस को अपने अंदर ले आता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं लूंगा डिसीजन, दैट इज कवर्ड बाय एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट, बिकॉज वो आपका इंस्टिंक्टिव डिसीजन है, वो डेलिबरेटली कहिए आप या कैसे भी कहिए, दिस इज द कैटेगरी जिसके अंदर आप उसको करेंगे। अब ये एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट जो है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चरल सिस्टम से, उसको अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल सिस्टम से क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल सिस्टम से ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक आरटीआई का क्वेश्चन, एक आदमी ने आरटीआई लगाई कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो 30 डे पीरियड ऑफ रेस्पॉन्स उसके अंदर नहीं होगा तो कितने लोग हैं जो इसको आरटीआई को इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज देंगे? नहीं देंगे। एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट, बिकॉज वो स्ट्रक्चरल सिस्टम लगा दिया कि आपको 30 दिन के अंदर जवाब देना ही देना है, तो वो फिर वो डिसीजन हो जाता है कि हाँ इसके अंदर क्या डिसीजन, क्या इंफॉर्मेशन देनी है नहीं देनी है। आपके जो जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनके लेवल पे। अदरवाइज सबसे डिफिकल्ट यही डिसीजन मैंने देखा है जब मैं काम कर रहा था भारत सरकार में, तो कि जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे दे देंगे। और मैं तो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था जब कैबिनेट सेक्रेटरीट में था, तो वहां पर तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहती थी, लेकिन पब्लिक इन्फॉर्मेशन करके लोग मांगते थे। तो ये जो नॉट टू टेक अ डिसीजन बाय द इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, वो प्रॉब्लमैटिक है। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम इसीलिए जरूरी है, चेक्स और बैलेंसेस बहुत जरूरी है ये एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट को अवॉइड करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया एनालिसिस पैरालिसिस है, इसका ऑपोजिट है, जहां ग्रुप्स, किसी ग्रुप का जो शेड्यूल होता है वो अगर मान लीजिए कि जो आपके स्ट्रक्चर्ड जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं
तो वो भी एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, जो कि इसी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वो किसी ने कंप्लेंट कर दिया था, तो वो कंप्लेंट की वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस इतने एग्जिस्ट करते हैं उस कंप्लेंट की वजह से, और एक एक जो टेंडेंसी ऑफ गेटिंग अ बैड नेम जो होता है उसी चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से है। तो जब ये चेक्स एंड बैलेंसेस की अतिशयोक्ति हो जाती है, तो ये भी एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट के करेक्शन के वजह से एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, विच इज नॉट गुड। अब ग्रुप के अंदर ये कैसे होता है? ग्रुप के अंदर होता है, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब ये होता है कि अ ग्रुप टेंड्स टू थिंक इन कॉमनैलिटी। चार व्यक्ति बैठे हैं, कोई एग्जाम दे करके आए हैं वो लोग, और एग्जाम दे करके आकर के बैठ गए कि यार जरा चेक करते हैं, तुमने पहले का क्या आंसर लिखा, मैंने तो ए लिखा, तुमने क्या लिखा, मैंने भी ए लिखा, तुमने भी ए लिखा, अच्छा इसका मतलब ए आंसर ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलो, तुमने क्या लिखा, बी लिखा, तुमने क्या लिखा, सी लिखा, ओहो हो मेरा गलत हो गया। तो ये बेसिकली एक ग्रुप थिंक का कंसेप्ट हो जाता है, जहां पर चार व्यक्ति का अगर ग्रुप है या पांच व्यक्ति का ग्रुप है या जो भी ग्रुप है, अगर वो एक चीज को सोचता है कि ऐसा है, तो वो मान के चलता है कि यही सत्य है और यही ठीक है, इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, जब जो ग्रुप है उसका वैल्यू डिसीजन के वैल्यू से ज्यादा बड़ा हो जाता है, राइट, तो थोड़ा सा जो एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट हो जाता है। बिकॉज जैसे महात्मा गांधी कहते थे एक जमाने में कि कांग्रेस के अंदर हमें कंसेंसस कंसेंसस के साथ डिसीजन लेना है, और वो कंसेंसस जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो क्योंकि वो ग्रुप का जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं एज अ लीडर ऑफ द ग्रुप मैं बोल रहा हूं कि हमें कंसेंसस करना है और मैं ये चाह रहा हूं, तो बाकी लोग जो हैं उस लीडर के आभा के आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उसके औ में रहते हैं, और वो ग्रुप जो है वो एक ही चीज सोच करके डिसीजन ले लेता है, जो कि ठीक नहीं है। सर अ, जी सर क्या ये चीज ये जो रिसेंट 3 इलेक्शन हुए हैं और उसका जी क्रेडिट किसी को, अब जो 4 इलेक्शन होते 4 स्टेट में, और 3 हम्म, स्टेट में बीजेपी आई थी, और तीनों में कोई भी किसी क्रेडिट देने की उसमें नहीं है, सारा हम्म। लीडर पे जा रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है? हमारे यहाँ तो ग्रुप थिंक बहुत ज्यादा होता है। मैंने तो अभी महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने तो शुरुआत किया था ग्रुप थिंक। आप पता नहीं कितने लोगों को इस बारे में जानकारी है या नहीं है। जब सबसे पहली बार ये डिसाइड हुआ था कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो अ, अगली जो जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, मोस्ट लाइकली उसका प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उस वक्त कांग्रेस ये डिसाइड करती थी, जो वर्किंग कमेटी थी उनकी, वो जितने भी रीजनल कांग्रेस की कमिटीज थी वहां से नॉमिनेशन आता था। तो मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को याद है 13 स्टेट कांग्रेस कमिटीज थी जहां से रिकमेंडेशंस आया था, जिसके अंदर से एक रिकमेंडेशन आचार्य कृपलानी का था और 12 रिकमेंडेशन सरदार पटेल के थे। और हमारे गांधी जी जो थे वो नेहरू जी को बनाना चाहते थे प्रेसिडेंट उस वक्त, और उन्होंने आचार्य कृपलानी को कहा कि अपना नाम आप नेहरू के फेवर में वापस ले लीजिए। तो आचार्य कृपलानी ने नेहरू को नॉमिनेट किया और अपना नाम वापस ले लिया। अब ये कंसेंसस के बाद क्या हुआ कि सरदार सरदार पटेल वाज फोर्स्ड टू विड्रॉ, और 13 की 13 स्टेट जो रिप्रेजेंटेशंस थे उनमें से किसी ने भी रेकमेंड नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यूनानिमसली नेहरू को नॉमिनेट किया था विदाउट एनी बैकिंग फ्रॉम द स्टेट्स, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। खैर इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे हम लोग। ये जो ग्रुप थिंक का एक सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल वहां पर सेट हुआ था, और उसके बाद से ये जो ये क्या नाम है, लीडरशिप जो है, जो ऑ में रहते हैं कि हाँ भाई आला कमान तय करेगा और ये तय करेगा, ये तभी से चलता आ रहा है। और इलेक्शन में जीत गए तो मोदी जी की वजह से जीत गए, राहुल जी की वजह से जीत गए, हार गए तो जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन है वो बेकार है। चाहे एग्जैक्टली वो सर। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के अंदर क्या बोलते हैं उसको, एक एक लीडरशिप लीडरशिप की आप लोग की क्लास हुई है कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर, लीडरशिप पे अभी नहीं हुआ। हाँ,
अच्छा, खैर एनीवेज, उसके अंदर एक ना लीडरशिप की एक वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लीडरशिप इज कैरिज्मेटिक लीडरशिप। तो जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप जो होती है, वो ये बोलता है कि कुछ लोग होते हैं अपने करिश्मा की वजह से लीडर बनते हैं, उनमें काबिलियत कुछ हो चाहे नहीं हो। तो उसके अंदर बहुत आमूमन एग्जाम्पल दिया जाता है, जो आज से 100 साल पहले के जो लीडर्स आए थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिनकी वजह से हुआ था, मुसोलिनी, स्टालिन, हिटलर, और उसके पहले नेपोलियन, और भी बहुत सारे थे। तो वही सारी चीजें अभी फिर दोबारा रिपीट हो रही हैं। अगर आप इन तरह से देखिए तो कैरिज्मेटिक लीडर्स के अंदर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, आंख बंद करके करते हैं। हमारे ब्राजील में बोल्सनारो थे, हार गए इस बार। लूला डी सिल्वा जीत गए। उसके बाद वेनेजुएला में मडेरो थे। इटली, टर्की में अर्दवान है। अभी फिलीपींस में दुतर्ते थे, हार गए वो भी। मार्कोस के बेटे जीत गए हैं। और हमारे देश में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो फिर पॉलिटिक्स हो जाएगी। कैरिज्मेटिक लीडरशिप हमारे यहाँ भी है, राहुल गांधी भी बहुत कैरिज्मेटिक है, मोदी जी भी बहुत कैरिज्मेटिक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, और वर्ल्ड में फिर दोबारा वही फिनोमेना आ रहा है कि कैरिज्मेटिक लीडर्स जो हैं उनको लोग प्रेफर कर रहे हैं। एनीवेज, टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स बहुत अलग चीज है, वो आप डिस्कशन करेंगे तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा। कमिंग बैक टू दिस, तो ग्रुप थिंक जो है ये बहुत ही गलत चीज है, और इसकी वजह से खास तौर पे मैंने देखा है सरकारी डिसीजंस बहुत गलत होते हैं। इसीलिए ये इसके इसके अगेंस्ट हमेशा जब भी कमिटीज बनती है तो उसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि कमिटीज के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो अथॉरिटी के हिसाब से सब लगभग बराबर हो, ताकि कोई एक किसी को गाइड न कर पाए। अब एक और हिंड्रेंस होता है डिसीजन के लिए, वो होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो मैं अभी कर रहा हूं आप लोगों के साथ, इतना इंफॉर्मेशन दे दो कि बाय द एंड ऑफ द क्लास कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या बकवास करके चला गया। तो इंफॉर्मेशन लोड भी एक ऐसी, ओवरलोड भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं। अब इसका मेन कारण क्या होता है कि इंट्यूटिवली तो आप पर्सनल लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन इतना हो गया कि आपका माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली क्या हुआ कि आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास इस तरह के एक्सपर्ट्स नहीं है जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और उसको एनालाइज करके यूजिंग सर्टेन टूल्स ये इंफॉर्मेशन आपके सामने और डिसीजन के ऑप्शंस आपके सामने रख सके। दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन ओवरलोड मींस। जो बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन तो जरूरत है हमारे को डिसीजन मेकिंग के। अगर नहीं होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन तो हम अनसर्टेनिटी को कैसे रूल आउट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन तो हमको चाहिए, लेकिन एक्सेसिव इंफॉर्मेशन वो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है एक टाइम पे। जैसे कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क और रैम, वैसे ही हमारे दिमाग में भी होता है। हार्ड डिस्क के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन जनरली हम जो प्रोसेस करते हैं और जिसको याद करते हैं वो बेसिकली रैम की तरह ही होता है, जो कि बहुत जल्दी एक्सेस कर सकता है माइंड आपका। उसके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अब ये जो इल्यूजन ऑफ नॉलेज जो है, ये दो तरीके का इंटरप्रिटेशन है। पहला ये है कि एक जो इल्यूजन होता है, अब मैंने लास्ट टाइम आपको, लास्ट टू लास्ट टाइम एक आपको दिखाया था डनिंग क्रूगर इफेक्ट। एक सेकंड में दोबारा दिखाता हूं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, बिकॉज दैट इज लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकंड, लेट मी एंड द शो। ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस में आपका कॉन्फिडेंस है,
और जो एक्स एक्सिस है, जो कि नीचे वाली एक्सिस है, उसके अंदर कंपीटेंस है। कंपीटेंस को आप नॉलेज के बारे में भी, नॉलेज के संदर्भ में ले सकते हैं। तो जब आप थोड़ा सा जब सीखते हैं, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। इसको कहते हैं पीक ऑफ माउंट स्टूपिड। और 95% लोग यहां पर आकर के और उसके बाद वो चर्चा करने लग जाते हैं कि देखिए मेरे को तो ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, और इसकी वजह से ये होना चाहिए। आज क्रिकेट में इसलिए हार गए क्योंकि कोहली ने ऐसा खेला, रोहित शर्मा ने ऐसा खेला, और जो भी है वॉटेवर। बट एज योर नॉलेज इंक्रीजेस, वो सडनली आपको ड्रॉप होता है और आपको एहसास होता है कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और जैसे जैसे नॉलेज आपका बढ़ता जाता है, वो स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट और प्लेटो ऑफ सस्टेनेबिलिटी आती जाती है, जिसके अंदर आप एक्चुअल नॉलेज आपके पास आ जाता है। मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है डिसीजन के लिए, वो हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिस चीज को ये कहा जाता है कि ओके, जिसको कहा जाता है इल्यूजन ऑफ नॉलेज, वो एक्चुअली ना माउंट ऑफ स्टुपिडिटी पे होता है। जहां पर एक तरह से लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, और दूसरी तरफ होता है कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया, तो आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो माउंट ऑफ स्टूपिड और जो डेस्पेयर वैली है, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है किसी भी व्यक्ति के लिए। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कूल कूल कूल, जस्ट वांट टू मेक श्योर। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसी को हम लोग अदर टर्म्स में इंफॉर्मेशन एंजाइटी भी कह देते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन भी कह देते हैं, और भी तरह तरह के नाम इसको दिए गए हैं। साइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है वो क्या नाम इसको देंगे। एक चीज जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर हाँ देखा गया है कि आप जब डिसीजन लेते हैं तो आप उसके बाद कहते हैं यार हर डिसीजन मैं ही क्यों लूं, है ना? कभी कभी आप खुद भी ले लिया करो। आप अगर हर फाइल को बहुत ही सीनियर लेवल पे जाके अप्रूव कराते हैं, यू विल फेस इट यार, व्हाई डोंट यू टेक अ डिसीजन ऑन योर ओन। तो आप कहते हैं कि यार आप तो अप्रूविंग अथॉरिटी हो, आपको डिसीजन लेना है, मैं कैसे ले सकता हूं? तो डिसीजन फटीग का मतलब डिसीजन की वजह से जो थकान हो जाता है, थकान जो है इट इज बेसिकली अ मेंटल थकान। आपके दिमाग की वजह से जो आपको फटीग हो जाता है, दैट इज डिसीजन फटीग, राइट? और इवेंचुअली जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो डिक्लाइन पे आ जाती है। अगर हर चीज एक ही व्यक्ति से आप डिसीजन करा रहे हैं तो हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं हो। दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग होती है, या फिर ऑन पर्पस डिसीजन अवॉइडेंस होती है। जैसे कि कृष्ण जी आप बता रहे थे शायद, है ना? तो ये भी एक फटीग का कारण हो सकता है। डिसीजन अवॉइडेंस जो है ये बेसिकली वही है जब व्यक्ति पर्सनली डिसाइड करता है कि मेरे को ये डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन यहां पर हम उस कैटेगरी में तभी रखेंगे जब वो डिसीजन नहीं लेने का बेसिक कारण ये होता है, व्हाई मी, व्हाई शुड आई टेक अ डिसीजन ऑल द टाइम, दूसरे लोग क्यों नहीं लेते, राइट? ये एनालिसिस पैरालिसिस से डिसीजन अवॉइडेंस थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर ये थोड़ा सा मायने रखता है, क्योंकि ग्रुप जब 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त हर एक व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरा वाला डिसीजन ले। मैं तो बस एक फ्री राइडर की तरह ग्रुप के अंदर शामिल रहना चाहता हूं, आप लोग डिसीजन लो, मैं देखूंगा क्या हो रहा है इसके अंदर। अब हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं। जी। जो आपने अभी डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया है, हाँ हाँ। उसकी मान लीजिए कि भाई आप डिसीजन लेना भी चाहते हैं, लेकिन आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अपना दिमाग में ज्यादा चलाओ। उस केस में हम्म। राइट होती है।
वो आप ये पूछ रहे हैं कि उसको कैटेगराइज कैसे करना है, या ये पूछ रहे हैं उसका समाधान कैसे करना है? मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी उसी कैटेगरी में आएगा या मतलब जब आपको रोका जा रहा है डिसीजन लेने से। नहीं, अब मान लीजिए कि भाई आई एम इन सिस्टम, अब मान लीजिए कि हाँ मैं हाँ। कोई या कुछ मैं सोचता हूँ मैं डिसीजन लूँ, लेकिन दैट हम्म। डिसीजन ऑलवेज इग्नोर नहीं, तो मैं ऐसे ही करना है, जब बताया जाए तभी करो या उसी तरह से करो, देन अगेन इट कम्स टू वे कि मैं डिसीजन क्यों लूँ। हाँ, तो ये बेसिकली बहुत यूनिक सिचुएशन है जो कि मैं इंडिया में ही देखता हूँ, जहां पर जो सुपीरियर्स होते हैं वो गाइड करते हैं कि तुमको ये नहीं लेना है। क्योंकि ये जो प्लीज स्पीक लिख करके जो फाइल पे आती है ना, ये दिस इज यूनिक टू साउथ एशिया। ये कंसेप्चुअली कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, जहां पर जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी को या अंडर सेक्रेटरी को ये बोले कि तुम ये लिख करके नोट शीट पे लाओ। ये मतलब, और ये डिसीजन साइंस बेसिकली जो है, ये सब जो इवॉल्व कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ये वहीं पर हो रहा है। जैसे आप डेवलप्ड वर्ल्ड है तो वहां पर इस तरह की सिचुएशन ही नहीं आई है, तो इसको किस चीज में क्लासिफाई करें, इस टर्मिनोलॉजीज में नहीं है। लेकिन अगर आपको रोका जा रहा है तो डिसीजन फटीग हो सकता है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होकर के डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है, मेरे को डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। बट दिस इज अ यूनिक सिचुएशन, यूनिक टू साउथ एशिया। मैंने ऐसा और कहीं पर भी नहीं देखा है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत साल देखा है कि या फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इसको ना एक्सटिंक्शन बाय इंस्टिंक्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका सुपीरियर है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है, तो इंस्टिंक्टिवली वो डिनाई कर रहा है इस चीज को। बहरहाल किस में क्लासिफाई करें ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो आपको क्या लगता है कि इसका समाधान क्या होना चाहिए? वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट माइट बी पॉसिबल कि भाई या तो सुपीरियर को उसमें फेंकना हो, या कई बार ये होता है कि ठीक है भाई जो चीज होगा मैं नहीं करना है, मुझे क्रेडिट लेना है। ये इसका आंसर भी बहुत डिफिकल्ट है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम है अप्रेजल का, एसीआर का। आजकल पता नहीं सिस्टम है, आजकल एसीआर लिखी जाती है कि नहीं? आजकल सर अपार हो गई है सर वो। होता है सर, वही है, ए, बट ए, उसको हम अपार कहते हैं। नहीं, मैं कहने का मतलब एपीआर जो है वो लिखी जाती है ना आपके बॉस के द्वारा। यस सर। हाँ, वो ये तो यार कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका। वो आपको कहेगा नोट शीट लिख करके आओ, अगर आप नहीं लिख करके आओगे तो उसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। सर इसका जनरली समाधान है सर पहले बेसिकली क्या था कि जब हम लोगों ने कभी 30 इयर्स बैक ज्वाइन किया था, देयर यूज्ड टू बी अ सिस्टम कि एक जो डीलिंग हैंड अपनी तरफ से जो इनपुट देता था, उसको सेक्शन ऑफिसर अपनी तरफ से या तो उसको कनकर्ड करके आगे भेजता था या उसमें अपने इनपुट्स देता था। देयर आफ्टर द एआर डीआर जेआर फाइल गोज अप टू द रजिस्ट्रार एंड वाइस चांसलर फॉर दैट मैटर। उसमें जो भी इनपुट थे ना सर, प्रोग्रेसिव इनपुट चला करते थे, चाहे उसको निगेट करना हो। हाँ, कि अगर नोट पे कुछ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या मान लीजिए निगेट ही करना है, तो भी जो सीनियर ऑफिसर होता था उसमें अपने इनपुट देता था। अब ग्रेजुअली ना धीरे 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 वो सिचुएशन आ गई कि सीनियर कहते हैं इस नोट को ऐसे बना के लाओ। नहीं, ये समस्या है, और इस समस्या का क्या समाधान है इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सर इसका समाधान एपीआर ही है सर, तो हमें हाई करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। इसका इसका तो समाधान मेरे पास भी नहीं है, यस सर, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं। हाँ, मेरे को याद है वो कंडक्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको ओरल ऑर्डर्स मिलते हैं तो आपको इन राइटिंग में लेना है। 2016 में 15 के अंदर मैं साउथ जोन का असिस्टेंट कमिश्नर था, एसडीएम साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो डीसी का फोन आया कि आपने जो वो एक्शन किया है उसको हटा दीजिए। तो मैंने कहा सर लिखित में दे दीजिए। कह रहा मेरे ऑफिस आप, बताता हूँ तेरे को एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये तो समस्या है। मैं नहीं जानता हूँ इसका समाधान क्या है। या तो आप ट्रांसफर्स के लिए तैयार रहिए। सर अब्रॉड में क्या सिस्टम है, जैसे यहाँ अपार है, वैसे अब्रॉड में भी तो गवर्नमेंट्स है ना सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, तो वहाँ पे क्या सिस्टम है सर? आपका तो एक्सपोजर है सर वहाँ पे। टू असेस एन एम्प्लॉय। चलिए मैं 5 मिनट उसको भी देता हूँ, 5 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस तरह के सारे मैटर्स सिर्फ एचआर डील करता है,
और कोई भी आपका ऑफिसर जो है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं यूजुअली वो रिटर्न होते हैं, आपके ओरल इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं कि जरा ये कर दो। और अगर ओरल इंस्ट्रक्शंस होते भी हैं तो यहाँ पर अपराइटनेस राइटियसनेस इतना है कि लोग उसको ओन करते हैं। वो इंडिया वाली प्रॉब्लम नहीं है नहीं है प्रॉब्लम। और जो अप्रेजल्स होते हैं वो एसीआर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोशनल एवेन्यूज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि 4 साल के बाद आपका ये प्रमोशन, 5 साल के बाद आपका ये प्रमोशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर लेवल पे एंट्री है। और सिर्फ इतना होता है कि जैसे मान लीजिए आप एआर से डीआर बनना चाह रहे हैं, तो अगर ये सिचुएशन यूएस के अंदर होगी तो डीआर की वैकेंसी निकालेंगे और बोलेंगे दिस इज अ प्रमोशनल वैकेंसी, एनीवन हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। उसके अंदर कोई एसीआर कोई वेसीआर और किसी भी स्कूल से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेजल सिर्फ और सिर्फ सैलरी का होता है, और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस आपका जो होता है वो एक इंटरव्यू होता है एचआर के थ्रू अप्रेजल का, जिसके अंदर आप खुद लिख करके देते हैं कि मैंने ये 1 साल में काम किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अनलेस एंड अनटिल आपके सुपरवाइजर ने कुछ एचआर को लिख के दिया है कि इस व्यक्ति ने काम नहीं किया मेरा, तो तब तक उस जो आपने लिख करके दिया है उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगर आपके सुपीरियर ने एचआर को लिख करके दे दिया, तो डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ दैट ईमेल कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एचआर आपसे एक इंटरव्यू लेगा, आपको बुलाएगा और आपको समझाएगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो भी सरकारी है या प्राइवेट है उसके ये पॉलिसीज है, ये नॉर्म्स है, और आपने ये चीजें वॉयलेट करी है। एचआर ये नहीं बताएगा कि आपके बॉस ने चिट्ठी लिखी है। वैसे तो समझ में आ जाता है कि बॉस ने चिट्ठी लिखी होगी तभी एचआर ने बुलाया है। और उसके बाद डिपेंड करता है कि वार्निंग देनी है या निकालना है, और वहां पर नोटिस भी दिया जा सकता है कि सिंपली कहा जाता है कि ये जो वायलेशन है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त वायलेशन है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये रहा 30 दिन का नोटिस। 30 दिन